तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है क्या कहते हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते थे, वैसे ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो +2 से लेके +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है। कहां से कहां तक? +2 से +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है। स्कैंडियम से शुरू करके मैंगनीज तक अगर हम लोग जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम से मैंगनीज तक अगर हम जाएंगे तो +2 से स्टार्ट होकर +7 यानी कि मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम लोग पहुंचते हैं। और डी ब्लॉक के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एंड d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का सम होता है। सम यानी कि एडिशन होता है। किसका? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का सम होता है। तो मैंगनीज से जिंक तक जाएंगे, देखिए यहाँ स्कैंडियम से मैंगनीज तक आया तो क्या हुआ? +2 से +7 की ओर गया। वैसे ही मैंगनीज से और आगे जाएंगे जिंक तक तो ये फिर से नीचे घटता जाएगा। अब ये घटता बढ़ता क्यों है? ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसके वजह से जो है कैसे होता है वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर केस ले लेते हैं टाइटेनियम का, अगर हम केस ले लेते हैं यहाँ पे टाइटेनियम का जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3d2 4s2। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग लेंगे, इसका अगर हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि इसको और इसके सम को ही क्या बोलेंगे, इसका फॉर एग्जांपल +4 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही अगर हम लोग मैंगनीज तक जाएंगे तो इसका सम क्या आएगा? +7 आएगा। और मैंगनीज से आगे जाएंगे तो ये जो है घटता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग कोबाल्ट के केस में देखा जाए, कोबाल्ट के केस में देखा जाए तो 3d7 और 4s2। तो 3d7 के अंदर कितने? 5 ऑर्बिटल में यहाँ पे बनाता हूँ 3d5 का 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इस तरफ 7। तो यहाँ पे कितना हुआ? 3 + 2 5। तो देखो मैंगनीज के बाद आयरन के बाद कोबाल्ट का कितना आ गया? +5 आ गया। और इसी तरह अगर हम लोग क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऊपर जाएगा सबसे पहला ग्राफ, फिर उसके बाद में नीचे आएगा। मैंगनीज टॉप पे रहेगा। मैंगनीज कहाँ पे रहेगा? टॉप पे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लगेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाई देता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है NiCO4 का एग्जांपल। देखो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो CO का होता है 0 0 × 4 0, तो X कितना आ जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है। लेकिन ये लोग स्टेबलाइज कैसे रहते हैं, स्टेबल कैसे रहते हैं, जबकि इन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने के बावजूद भी ये लोग जो है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में स्टेबल रहते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जिम्मेवार होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और +3। ये बेसिक जानकारी है, हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर होते क्या क्या है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं? 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है अपना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है? जो अट्रैक्ट हो। कहां पे अट्रैक्ट हो? मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो। जो अट्रैक्ट हो मैग्नेट पे।
अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट, विच अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। डी मतलब डज नॉट अट्रैक्ट, डी मतलब डायमैग्नेटिक मतलब डज नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट मतलब डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो, और डायमैग्नेटिक मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट ना हो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो पूरे फील्ड नहीं होते, फुल फील्ड नहीं होते, इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स फुल्ली कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चला यहाँ पे, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पता चलने के बाद में क्या पता चला कि मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है हमने मोस्ट आर पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, इसका अगर हम लोग केस लिखा जाए तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या पढ़ा था कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता था, +7 होता था, कहाँ से, +2 से। फिर मैंगनीज के बाद में क्या हो जाता था, घट जाता था, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता था, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है घट जाता था जिंक तक का। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि जो 3D सीरीज में हम लोग अगर देखते हैं तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक, क्योंकि इसका क्या कहते हैं इनकम्प्लीटली फिर ऑर्बिटल धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इसका बढ़ता रहता है, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। और आयरन के बाद से देखा जाएगा तो क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पीएमसी मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल का कमी हो जाता है यहाँ पे। यहाँ से धीरे धीरे इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बढ़ते हैं, फिर यहाँ से धीरे धीरे इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कम होते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चला, 3D सीरीज में स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है, फिर उसके बाद में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर घट जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं और पता करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में क्या होता है, क्या चीज के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, इन कलर व्हाइट कर देते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में क्या होता है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट सिंपल भाषा में क्या बोलता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन। यानी कि हम लोग पढ़े थे ना क्वांटम नंबर NLMS, तो इसमें S मतलब क्या होता था, स्पिन क्वांटम नंबर, और L मतलब क्या होता था, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट होता था कि नहीं होता था। तो एंगुलर क्वांटम, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर था, L मतलब क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और S मतलब स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम मतलब S और L मतलब ये। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वजह से होता है। तो हम लोगों को क्या पता चला है कि जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्या होता है, जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट एज अ होल देखा जाए तो किसका किसका होता है, म्यू ऑफ S प्लस म्यू ऑफ L, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर का सम होता है। तो हम लोगों को इसके बाद में क्या पता चला कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर हम लोग म्यू S प्लस L की नाम पे लिख देते हैं तो क्या पता चला यहाँ पे कि इन दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या आता है, 4√4S प्लस 1 प्लस L प्लस 1। और यहाँ पे बाय थ्योरी हम लोगों को पता चला है 1 बोर मैग्नेटॉन, 1 बोर मैग्नेटॉन, क्या चीज, 1 बोर मैग्नेटॉन मतलब होता है, 1 बोर मैग्नेटॉन मतलब होता है अपना EH/4πmc, EH/4πmc, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, 4πmc मतलब किसी मतलब क्या कहते हैं कैंडल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो 1 बोर मैग्नेटॉन मतलब हम लोग क्या पता चला है कि EH/4πmc। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पता क्या चला कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, उसको नहीं लिया जाता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पे लिख देते हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंगुलर क्वांटम नंबर is not calculated
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एंगुलर क्वांटम नंबर कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो फिर क्या कैलकुलेट किया जाता? सिर्फ ओनली स्पिन क्वांटम नंबर, तो यानी कि एल नहीं लिया जाता है, ओनली एस इज टेकन। सो हम लोग इसी फॉर्मूला में अगर एल के वैल्यू में 0 लिख दें तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स म्यू एस इज कैलकुलेटेड एंड एल इज इक्वल टू 0। सो ये जो फॉर्मूला बना था अपना म्यू टोटल क्या कहते हैं एस का, देखा जाए अगर स्पिन क्वांटम नंबर का, तो √4s s प्लस 1 प्लस, अब एल की जगह पे क्या रख दिया 0, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 0। तो 0 होने के बाद में क्या हुआ म्यू एस इज इक्वल टू इतना √4s s प्लस 1। अगर हम लोगों को क्या पता है s का वैल्यू क्या होता है n/2 होता है, तो s के वैल्यू में n/2 रख देंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2n का 2n, 2 1 जार 2, 2 प्लस n, 2 प्लस n/2, ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या म्यू एस का वैल्यू क्या आ गया इतना अपना √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। B.m मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन ये क्या है अपना मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट है। मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या है बोर मैग्नेटॉन। तो हम लोगों को क्या पता चला कि फाइनली जो क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या आएगा √n n+2। तो इस फॉर्मूला से जो है हम लोग किसी भी एलिमेंट का अथवा किसी भी डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट का हम लोग बोर मैग्नेटॉन यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे n है, n मतलब क्या होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल स्कैंडियम का एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं, स्कैंडियम +3। अगर स्कैंडियम का क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कितना 23 है। अगर इसका +3 स्टेट देखते हैं तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, लेकिन +3 स्टेट है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर से फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो टोटल जो है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d0 4s0। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर इज नो मैग्नेटिक मूवमेंट, हेंस देयर इज नो मैग्नेटिक मूवमेंट, नो मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसी के बाद में टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं Ti के अंदर देखते हैं तो इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2। अब टाइटेनियम 3+ देखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 इधर से 1 इधर से चला गया -1, तो बचा क्या 3d1 4s0। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर है इस सब शेल में, डी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है n के वैल्यू में क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो म्यू एस इज इक्वल टू √n n+2, और n की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है 1+2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है अपना 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो ये अपना क्या हो गया टाइटेनियम का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया अपना 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो इसी से जो है हम लोग किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेट करें अभी जिंक ट्रिपल प्लस का आप लोग कैलकुलेट करें और मुझे आंसर में बताएं कि इसका कितना बोर मैग्नेटॉन आता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये है अपना, अब क्या कहते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम लोग ये जिंक डबल प्लस का जो है हमने बताया था, अपने जिंक डबल प्लस का बताया था कि मैंने जिंक ट्रिपल प्लस का बताया था, जिंक ट्रिपल प्लस जिंक डबल प्लस का आप लोग निकालिए, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए जिंक डबल प्लस का है, जिंक डबल प्लस मतलब कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Ar3d10 4s2। जिंक डबल प्लस का क्या हो जाएगा Ar जिंक, अब डबल प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो जिंक 3d10 और 4s0। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं एक तो कितना आ जाएगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन n मतलब क्या होता था नंबर ऑफ इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल अथवा नंबर ऑफ इनकम्प्लीट मतलब अनपेयर्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल। अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं म्यू एस का तो √n n+1, तो n मतलब कितना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल एक भी है इसके अंदर कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। समझ में आया आपको 0 बोर
मैग्नेटॉन। तो ये क्या हो गया, जिंक का हो गया। इसी तरह आप लोग जो है किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज अपना फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। अब ये क्या है, अब ये हम लोगों को क्या पता चला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मोस्ट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स which contain partially filled d orbital, most compound maximum compound of transition metals which contain partially filled orbital, जिसके अंदर ऑर्बिटल आधा फील्ड है, पार्शियली फील्ड है, ये लोग क्या शो करते हैं, कलर, which that shows color both in solid as well as liquid form, एक्वस फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मोस्ट कंपाउंड जिसके ऑर्बिटल partially filled हैं। So most compounds of transition metals which contains partially filled d orbital shows color both in solid as well as in liquid forms। तो इसको एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे जो है कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या पता चला, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, मतलब कि कलर्ड ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये कलर किस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, इसके अंदर लिखा था कंटेन्स पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना कंपलसरी है फिर तो, लेकिन हम लोगों को क्या पता चला कि 3d0 और 3d10 वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d0 और 3d10 वाले क्या फुल फील्ड है, क्या है, फुल फील्ड। और 3d0 के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये फुल फील्ड है 3d10 वाला। तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, 2 रीजंस फॉर कलर कंपाउंड्स। कलर कंपाउंड होने के 2 वजह हो सकते हैं, 2 मेन वजह क्या हो सकते हैं कलर कंपाउंड होने के। फर्स्ट है डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन क्या है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसके बारे में भी हम लोग, ये 2 चीज के बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यानी कि कलर्ड कंपाउंड होने के लिए हम लोग को 2 चीज कंपलसरी चाहिए। क्या चीज, सबसे पहले डी ट्रांजिशन, दूसरा क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो डी ट्रांजिशन के बारे में और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को CFT के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, CFT के बारे में। टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नो अबाउट CFT। आप लोग नोट बनाते रहिएगा। तो CFT मतलब क्या होता है, CFT का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता क्या है, अगर हम लोग कोई एक केस ले लेते हैं, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का केस ले लेते हैं, टाइटेनियम TiH2O6 और होल में अगर देखा जाए तो 3+ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर लाइगेंड क्या है। अब लाइगेंड के बारे में आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग जो केमिकल बॉन्डिंग में क्या कहते हैं आप लोग पढ़ा देंगे। और ये जो यहाँ पे H2O6 जो लिखा हुआ है ना, H2O6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टाइटेनियम का वैलेंसी है यहाँ पे 3+ और H2O6 है, ये क्या है, लाइगेंड। ये क्या है, लाइगेंड। ये क्या है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। तो अभी तक पहले यहाँ पे देखते हैं, लेट अस से इन TiH2O6, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच टू टाइटेनियम, जब 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ अप्रोच करते हैं, टाइटेनियम की ओर। व्हेन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच टू टाइटेनियम 3+ टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, लाइगेंड से आपको बताया मैंने। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स लाइगेंड है जो टाइटेनियम मेटल यानी डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। क्या बनाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो व्हेन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच टू टाइटेनियम टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, द 5d ऑर्बिटल, जो 5d ऑर्बिटल है ना अपना, ये 5d ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4 5d ऑर्बिटल है ना, ये हो जाता है टुकड़ा। ये क्या हो जाता है, टुकड़ा। टुकड़ा हो गए 2 पार्ट बनता है, टुकड़ा हो गए 2 पार्ट बनता है। कब बनता है, जब इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का कंपाउंड में जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम पे जो मेटल यानी कि जो सेंटर एटम है अथवा सेंटर एलिमेंट है, उसका d ऑर्बिटल स्प्लिट होकर 2 पार्ट में हो जाता है। पहला पार्ट का नाम है T2G। पहला पार्ट का नाम क्या है, T2G। दूसरा पार्ट का नाम है EG। पहला पार्ट का नाम क्या है, T2G। दूसरा पार्ट का नाम क्या है, EG। तो टोटल 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या है, DXY DYZ DZX और DX² - Y² और DZ²। तो ये क्या, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे बन गए।
तो यही जो ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं ना, ये जो स्प्लिट होने को ही बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो व्हेन लाइगेंड्स अप्रोच टू द सेंटर मॉलिक्यूल्स अथवा सेंटर एलिमेंट और सेंटर मेटल to form octahedral complex, the 5d orbital split into two parts to form two subunits or two sets of orbital, that is T2g and TEG. This formation is known as crystal field theory. तो आप लोगों को पता चला CFT मतलब क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे DD ट्रांजिशन मतलब होता क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? DD ट्रांजिशन मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे क्या क्या आया था? एक बना था T2g, एक बना था EG। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पता चला कि T2g हैज लोअर एनर्जी देन EG। तो T2g के पास में क्या होता है? लोअर एनर्जी देन EG। EG के पास में क्या होता है? हायर एनर्जी। अब यहाँ पे हुआ क्या? जब T2g के पास में लोअर एनर्जी है, उसके पास में हायर एनर्जी है, तो यहाँ पे होना क्या है कि ये जो एक D1 इलेक्ट्रॉन था ना, अब टाइटेनियम का केस में लेते हैं तो टाइटेनियम क्या था? टाइटेनियम 3+ था ना, टाइटेनियम 3+। तो इसका अगर हम लोग कंपाउंड बना देते हैं यहाँ पे, तो क्या पता चलता है? यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे T3+ था, मतलब कि 3D1 और 4s2, 3D1 4s2 यहाँ पे बनता है। कितना बनता है? 3D1 और 4s2, यानी कि d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये हायर एनर्जी लेवल में बैठता है। कहाँ पे बैठता है? सॉरी, क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में बैठता है, माय मिस्टेक। तो ये जो है यहाँ पे जो Ti का जो एक इलेक्ट्रॉन था 3D1 पे, जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे जाके बैठता है? रिजाइड इन T2g। T2g क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है। लोअर एनर्जी लेवल में कौन जाके बैठता है? एक इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? T1 2g एंड EG का क्या हो जाता है? 0। T का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चला कि लोअर एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाता है, हायर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब ये सब चीज हो गया, ठीक है, अब ये सब चीज जो है हो गया, इसके बाद में होना क्या है? जब लाइट गिरता है Ti के ऊपर, यानी कि जो कंपाउंड है उसके ऊपर जब लाइट आता है, तो लाइट इज फॉलिंग इन Ti। जब Ti के ऊपर क्या गिरा? लाइट गिरा। तो ये कुछ लाइट ऑब्जर्व करता है। तो ये Ti कौन सा लाइट ऑब्जर्व करता है? ग्रीन कलर का लाइट ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। तो यहाँ पे क्या पता चला? Ti ऑब्जर्व्स ग्रीन कलर लाइट, ग्रीन लाइट। तो अब जब ग्रीन कलर का लाइट ऑब्जर्व कर लिया, कहाँ पे है? लोअर एनर्जी लेवल में है। तो जब एनर्जी उसने ऑब्जर्व किया तो वो कहाँ पे जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? हायर एनर्जी से। तो लोअर एनर्जी में था, क्या किया? लाइट लिया। कौन सा लाइट? ग्रीन लाइट। लाइट लेने के बाद में कहाँ गया? हायर एनर्जी में गया। हायर एनर्जी में जाने के बाद में फिर वापस लोअर एनर्जी में आएगा। कहाँ पे आएगा? लोअर एनर्जी में। जब ये लोअर एनर्जी में आएगा ना, तो ये कौन सा लाइट इमिट करेगा? पर्पल लाइट इमिट करेगा। पर्पल लाइट क्यों इमिट करेगा इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। लिया तो हरा कलर का लाइट था, देगा पर्पल क्यों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे हम, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में। तो लाइट इज फॉलिंग इन Ti एंड ऑब्जर्व्स ग्रीन लाइट, सो ट्रांसमिटेड लाइट इज पर्पल। सो ट्रांसमिटेड लाइट कौन सा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। ऑब्जर्व लाइट, देखो ये ऑब्जर्व लाइट मतलब व्हाइट कलर का लाइट मान लो, अगर इसने ऑब्जर्व किया था व्हाइट कलर की लाइट में से ग्रीन कलर का लाइट जो है इसने अपने अंदर लिया, तो ऑब्जर्व लाइट माइनस ग्रीन कलर का लाइट, यानी कि जितना लाइट ऑब्जर्व किया, जितना लाइट उसको मिला उसमें से ग्रीन कलर का लाइट उसने ले लिया, तो ऑब्जर्व लाइट माइनस ग्रीन कलर का लाइट, तो बच्चा क्या? पर्पल कलर। इसीलिए पर्पल कलर का लाइट इसमें इसके अंदर आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। लेता कोई और लाइट है, देता कोई और लाइट है, इसी का बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? पर्पल। समझ में आया आप लोगों को? इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो स्प्लिट क्या हो जाता है? 2 में। एक क्या कहते हैं, एक बन जाता है T2g में, एक होता है EG में। एक कहाँ पे चला जाता है? T2g में। एक किस में हो जाता है? EG में। तो एक T2g में चला गया है, एक EG के अंदर चला गया। T2g क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या जाता है? ऊपर जाता है, एनर्जी ऊपर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप से क्या होता है? कलर आता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी गैप प्रोडक्शन हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, यही इलेक्ट्रॉन जब वापस नीचे आएगा तो क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। कौन सा कलर? पर्पल कलर। ग्रीन ऑब्जर्व करता है तो व्हाइट लाइट,
माइनस ग्रीन लाइट इज इक्वल टू पर्पल लाइट। समझ में आया आप लोगों को किस सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे हैं? अब ये दूसरा सिस्टम जो है हमने बताया था आपको, पहला क्या था डीडी ट्रांजिशन, दूसरा क्या है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है? व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ नो डीडी ट्रांजिशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर डीडी ट्रांजिशन नहीं है, जिसके अंदर डीडी ट्रांजिशन नहीं है, वो भी क्या शो कर सकता है? कलर शो कर सकता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डीडी ट्रांजिशन नहीं है वो क्या शो कर सकता है? कलर शो कर सकता है। अब वो कलर शो कैसे करेगा? सबसे पहला पॉइंट है लाइगेंड टू मेटल ट्रांसफर, यानी कि जो लाइगेंड होता है, बाहर का जो लाइगेंड होता है वो मेटल को अपना क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, तब एक ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी वजह से भी कलर शो कर सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? जब सेंटर मेटल जो है, सेंटर मेटल अगर दूसरे मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो अगर कलर इमिट हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटल टू मेटल ट्रांसफर। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे KMnO4, KMnO4 में Mn यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 है। और K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में Cr का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज का कितना है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का कितना है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन लोग डीडी ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं, इन लोग डीडी ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं, लेकिन डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम था हमने बताया आपको, ये लोग क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। अब क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डीडी ट्रांजिशन क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इन लोगों का जो है ऑर्बिटल फिल है, यहाँ पे ऑर्बिटल इन लोगों का क्या है? फिल है, इसीलिए ये लोग डीडी ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं। अब यहाँ पे मैंगनीज है KMnO4, ऑक्सीजन का क्या है? -2, मैंगनीज क्या है? +7। तो यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीजन अपना -2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, तो ये पर्पल कलर शो करता है। ऐसे ही मेटल टू मेटल ट्रांसफर के अंदर भी होता है डीडी ट्रांजिशन, एकदम ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कलर्ड कंपाउंड के अंदर डीडी ट्रांजिशन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।